अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक सवाल करेंगे। और यही सवाल जो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर में भी आ सकता है 8 मार्क के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसके अलावा कोई और सवाल नहीं आ सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर में अगर ए पार्ट आएगा पीपीसी के साथ तो वो यही आ सकता है। तो एक ही सवाल से पीपीसी का भी एक पार्ट कवर हो जाएगा और एक इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक पार्ट कवर हो जाएगा। सही है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। आओ शुरू करते हैं भाई। सवाल है यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। Using production possibility curve diagram, explain the difference between using production possibility curve diagram, explain the difference between actual economic growth and potential economic growth. सवाल है यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सवाल है 8 मार्क का। तो यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, तो यार जरा अरम आप हमें बता सकते हैं प्लीज कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स किस चीज के? 2 3 3। नॉलेज के होते हैं 3 मार्क्स, एनालिसिस के होते हैं 3 मार्क्स और इवेल्युएशन के होते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, वापस आज बता दिया, 1000 बार बता चुका हूँ। नॉलेज के हैं 3 मार्क, एनालिसिस के हैं 3 मार्क और इवेल्युएशन के जो है वो है 2 मार्क्स। ठीक है, अब सुनना, अगर मुझे नॉलेज के मार्क्स लेने अगर मुझे नॉलेज के मार्क्स लेने हैं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नॉलेज के मार्क्स मिले? तो मैं डेफिनेशन दे सकता हूं, मैं फॉर्मूला बता सकता हूं, मैं अजम्पशंस बता सकता हूं। ये सब चीजें अगर मैं बताऊंगा तो मुझे नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मुझे जो है ना वो एनालिसिस के मार्क्स लेने हैं तो एनालिसिस के मार्क्स लेने के लिए मैं क्या करूं? एनालिसिस के मार्क्स के लिए मुझे इसको डिफरेंस बताना पड़ेगा, किसके दरमियान? एक्चुअल और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान। सही। और फिर मुझे कंक्लूजन देना होगा। सही, आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे डेफिनेशन देनी है। तो यार मैं किस चीज को डिफाइन कर सकता हूँ? मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि पीपीसी क्या होता है। डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्लस ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी। सर ऑल पॉइंट्स में क्या क्या आ जाएगा? ऑल पॉइंट्स में वो पॉइंट जो इनसाइड है, आउटसाइड है, इन ऑन दी कर्व है, सारे समझाऊंगा। सही है, और इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा। सही है, तो ऑटोमेटिक सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो भाई इस सवाल में 3 डायग्राम बननी चाहिए। कितनी बननी चाहिए? 3। एक तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की, एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की, फिर उसके अलावा एक पीपीसी की नॉर्मल इंट्रोडक्शन की। अच्छा, फिर आपको एक और डेफिनेशन देनी पड़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्योंकि सवाल में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन निहाल पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है डिफरेंस बताओ दोनों के दरमियान, कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या। तो अब आप इसको एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ समझाओगे। अब आप इसको क्या करोगे? आप इसको एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ समझाओगे और इसकी डायग्राम बनाओगे। ठीक है, क्योंकि सवाल ने बोला हुआ है क्लियरली कि डायग्राम के थ्रू दोनों के दरमियान डिफरेंस बताओ। तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है वो बताओगे, डायग्राम बनाओगे और डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है भाई आराम। फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ बताओगे। मैं पूरा आंसर लिखवा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आप बताओगे पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर उसकी आप डायग्राम बनाओगे साथ साथ और इसकी आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। सर जी यहाँ तक आपको जो है ना वो 6 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ तक आपको कितने मार्क मिल जाएंगे? यहाँ तक आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। सही भाई। फिर इसके बाद आप कंक्लूजन बताओगे। कंक्लूजन के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। सर कंक्लूजन क्या बता सकते हो? कंक्लूजन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में आती है। सही है। और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पर आती है? लॉन्ग रन में आती है। क्यों? मूवमेंट फॉरन से हो जाएगी, शिफ्ट होने में टाइम लगता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इन सब चीजों का इफेक्ट लंबे टाइम में बाद में जाकर आएगा। तो कंक्लूजन मेरे पास इस सवाल की तैयार है और इसको याद कर लेना कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा शॉर्ट रन में आएगी, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा लॉन्ग रन में आएगी। इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लो भाई। हाँ अगर आएगा भी बता, जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर बेटा। जल्दी 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 कॉपी करो यार, जल्दी जल्दी करना, फिर साथ साथ आंसर शुरू करना। जल्दी जल्दी कर लो प्लीज।
चलो भाई, अब मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा हूँ, आपके सामने पूरा आंसर लिख रहा हूँ, प्लीज साथ साथ कॉपी करना। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम लोग डेफिनेशन देंगे। तो यार ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows combination of outputs, shows combination of outputs that an economy can produce, shows combination of outputs that an economy can produce with its given resources, जो कि एक इकोनॉमी अपनी गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकता है, कर नहीं रहा, कैन लिखा हुआ है भाई, कैन का मतलब है बना सकता है, सही है। तो कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज, ये हो गई पीपीसी की डेफिनेशन। अब आप इसको बताओगे, all the points, all the points A B C D, all the points on the curve, ठीक है, on the points on the curve A till D, हर वो पॉइंट जो कर्व पर है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल या एक्चुअल? पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी, हर वो पॉइंट जो बेटा कर्व पर है उसको कहते हैं पोटेंशियल, रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी वेयर देयर इज एफिशिएंट एलोकेशन, अगर एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम कर रही है तो रिसोर्स की एफिशिएंट एलोकेशन होगी, तो इधर लिख दूं वेयर देयर इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और जब रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन होगी तो उसकी वजह से कोई वेस्टेज भी नहीं होगी, सही लिख रहा हूं, कॉमा देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कॉमा देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कॉमा देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एक सेकेंड ना, देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज and there will be existence of full employment, and there will be existence of full employment। तो आपको क्या बताया भाई, हर वो पॉइंट जो कर्व पर है, हर वो पॉइंट जो कर्व पर है उसको कहते हैं पोटेंशियल। अगर एक इकोनॉमी अपने पोटेंशियल पे काम कर रही है तो इसका मतलब है वो रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन कर रही है, जिसकी वजह से कोई वेस्टेज नहीं है और कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, सही है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, दी पॉइंट E, the point E inside the curve, जो हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट E inside the curve represents your actual, ठीक है, हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है वो एक्चुअल के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिखूं भाई all the points inside the curve represents actual, the current situation of the economy represents actual, the current situation of the economy। भाई पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है, ओवर एलोकेशन है या अंडर एलोकेशन? अंडर एलोकेशन, तो लिखूं एक्चुअल द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी वेयर देयर इज अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेयर देयर इज अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेयर देयर इज अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉमा देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टेज, कॉमा देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टेज and higher unemployment, comma there is existence of wastage and high unemployment, ठीक है, there is existence of wastage and there is high unemployment। हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है, हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक इकोनॉमी और पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रही है तो रिसोर्सेज की अंडर एलोकेशन हो रही है, जिसकी वजह से वेस्टेज हो रही है और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। उसके बाद एक पॉइंट है जो कर्व के बाहर होता है, तो क्या बोलेंगे, दी पॉइंट एफ, इसके बाद एक और पॉइंट होगा जो कर्व के बाहर होगा, तो इधर लिखूं दी पॉइंट एफ, दी पॉइंट एफ आउटसाइड दी पॉइंट एफ आउटसाइड दी कर्व, दी पॉइंट एफ आउटसाइड दी कर्व represents the point f outside the curve represents unattainable combination, हर वो पॉइंट जो कर्व के बाहर उसका आप हासिल नहीं कर सकते। the point f outside the curve represents unattainable point which cannot be achieved with the given resources, which cannot be achieved with the given resources,
सही है, विच कैन नॉट बी अचीव्ड विद द गिवन रिसोर्सेस, क्योंकि रिसोर्सेस की स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है। विच कैन नॉट बी अचीव विद द गिवन रिसोर्सेस एज देयर इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एज शोन इन डायग्राम नंबर 1 where there is shortage of resources as shown in diagram नंबर 1। ठीक है भाई, ये अभी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि पीपीसी क्या होता है, सारे पॉइंट समझा दिए। हर वो पॉइंट जो कर्व पर है उसको कहते हैं पोटेंशियल, हर वो पॉइंट जो कर्व के बाहर है उसको कहते हैं एक्चुअल, हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है उसको कहते हैं एक्चुअल, और हर वो पॉइंट जो कर्व के बाहर है उसको कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक है, फिर आपको बताया कि ये पोटेंशियल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये अनअटेनेबल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है। सही है, इतना कॉपी कर लो। फिर आगे चलते हैं कि पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब सवाल के मुताबिक हमें जो है ना वो बताना है कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान क्या डिफरेंस है। सवाल के मुताबिक हम लोगों को अब बताना है कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो मुझे सिर्फ कोई बच्चा इतना बता दे कि ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आती है और ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आती है। तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है जब कंट्री का एक्चुअल बढ़ता है, और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ तब आती है जब कंट्री का पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है भाई, तो आओ लिखते हैं। चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, potential economic growth occurs due to potential economic growth occurs due to an increase in potential of the country, an increase in potential of the country due to। भाई वैसे तो आपको बहुत सारे रीजन बताएं पोटेंशियल के बढ़ने का, एक एक रीजन जरा इनको बताओ जरा। पहला रीजन डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दूसरा रीजन टेक्नोलॉजिकल, तीसरा रीजन होगा इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, बाहर से इंपोर्ट करा किसी वर्कर को, अब्दुल कदीर खान की एग्जांपल दी थी। एनर्जी की प्राइस का कम होना और लेबर प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सारे रीजन है जिनसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो कोई भी एक लिख देता हूँ, तो इधर लिख देता हूँ ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एक और क्या लिख दिया इधर, रीजन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सही है, जिसकी वजह से पीपीसी किधर शिफ्ट होगा, राइट लेफ्ट, which will cause a rightward shift in PPC, which will cause a rightward shift in PPC। अब देखो मैं डायग्राम को भी साथ साथ लिंक कर रहा हूँ। इन PPC फ्रॉम AB टू CD। अच्छा अब बताओ, जब पोटेंशियल बढ़ता है तो उससे क्या होगा, कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, और कंट्री में ग्रोथ होगी, उसका नाम इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अब स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी ग्रोथ थी है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो लिखूं भाई इधर which will increase productive potential of the economy, which will increase productive potential of the economy, leading to increase in output and GDP, leading to increase in output and GDP, resulting in potential economic growth, resulting in potential economic growth as shown in diagram number 2, as shown in diagram number 2। ठीक है, तो आई गेस आपको ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का भी पैराग्राफ क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का पैराग्राफ क्लियर होगा। पीपीसी का तो मैंने क्लास में भी ये वाला सवाल नहीं करवाया था, नहीं करवाया था ना समीर, ये वाला। तो ये देखो ना तुम लोगों ने, तभी मैंने ऑनलाइन वालों को भी साथ साथ बुलाया कि दोनों का काम एक साथ जाए ना, तो फिर रात में इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो क्लास लगा के एक इलास्टिसिटी का सवाल करा दूंगा। अच्छा आप मुझे बताओ, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आएगी, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी एक्चुअल के बढ़ने की वजह से, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी एक्चुअल के बढ़ने की वजह से। तो जरा मुझे एक बात याद दिलाओ,
एक्चुअल के बढ़ने के पीछे 5 रीजन थे, सी का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना, एक्स का बढ़ना और एम का कम होना। याद आ गया भाई? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ occurs due to actual economic growth occurs due to actual economic growth occurs due to an increase in actual of the country. Actual economic growth occurs due to an increase in actual of the country. अच्छा, अब याद रखना एमसीक्यू में आता है, पोटेंशियल बढ़ता है तो शिफ्ट होती है मूवमेंट, एक्चुअल बढ़ता है तो मूवमेंट होती है। तो लिखूं भाई, एक्चुअल ऑफ द कंट्री विच विल कॉज मूवमेंट। साथ तेरे को तो भूलना ही नहीं चाहिए क्योंकि रमजान का नूर। which will cause movement which will cause movement towards the PPC, which will cause movement towards the PPC की तरफ मूवमेंट होगी। सही है भाई? और ये क्यों होगा? which will be due to, कोई भी एक रीजन लिख दो, C I G X M, कोई भी एक रीजन लिख दो। तो मैं रीजन लिख देता हूँ ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन कॉजिंग। अब बताओ भाई, जब एक्चुअल बढ़ेगा तो रिसोर्स की एफिशिएंट एलोकेशन होगी या अंडर एलोकेशन? एक्चुअल अगर बढ़ रहा है तो पीपीसी के अंदर वाला पॉइंट आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो एफिशिएंट एलोकेशन या अंडर एलोकेशन? एफिशिएंट एलोकेशन। तो लिखूं इधर कॉजिंग एफिशिएंट, लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर पेज चेंज करता हूं। कॉजिंग एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, causing efficient allocation of resources, leading to no wastage, leading to no wastage of resources, and there will be existence of full employment। ठीक है, किस चीज की एग्जिस्टेंस होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की। एक मसला है लेकिन भाई, एक वक्त आएगा, ये समझो ये वाला हाथ मेरा पोटेंशियल है, ये वाला एक्चुअल है, तो एक वक्त आएगा जब ये एक्चुअल बढ़ बढ़ के पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। और शॉर्टेज होती है तो प्राइस, शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ती है, और प्राइस के बढ़ने को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो एक मसला है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का कि वेस्टेज कम होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगी, एफिशिएंट एलोकेशन हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी। कौन सी वाली? हाइपर। तो ये लो इधर लिखूं भाई, however 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 this increase in actual will cause, however this increase in actual will cause, you know, will cause movement towards potential, which will create shortage of resources, which will create shortage of resources, which will create shortage of resources, resulting in inflation, resulting in inflation in the country, as shown in डायग्राम नंबर 3। तो भाई यहाँ तक हमें डायग्राम बनाने के बाद यहाँ तक हमें 6 मार्क मिल जाएंगे पूरे। फिर सिर्फ कंक्लूजन है, 2 नंबर की रह गई है। कंक्लूजन का देखो 1 पॉइंट लिखना, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। सही है? अब आप ये छाप लो, मैं आपको फिर 3 डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जिसको आती है वो खुद बना ले तीनों। एक नॉर्मल पीवीसी, एक पोटेंशियल की शिफ्ट वाली, और एक एक्चुअल के बढ़ने वाली। जिसको नहीं आती वो यहाँ देख ले, या जिसको रिवाइज करनी है तो भी यहाँ देखे, मेरे साथ साथ रिवाइज हो जाएगी डायग्राम। करो नीचे। दोनों एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि पीबीसी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। लेबलिंग में दोनों एक्सिस पे क्वांटिटी आएगा। चलो भाई, हटा रहा हूँ ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ नहीं हटाऊँ। सही है? देखो भाई, सबसे पहली डायग्राम आपने सबसे पहले 2
एक्सेस बना दी और ये आपने एक पीपीसी बना दिया। ये पहली डायग्राम क्या हो गई, एक मिनट में डायग्राम थोड़ी छोटी बना दी ताकि एक ही पेज पर आ जाए। क्या ये जल्दी कर लो ना तो मैं जूम। अच्छा ये देखो भाई, सबसे पहले ये दो एक्सेस बना दी, ठीक है, ये मैंने पीपीसी बना दिया। मुझे सबसे पहले लेबलिंग करनी है निहाल, तो लेबलिंग आ जाएगी, कोई भी गुड्स आ सकता है, वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो पहले हम लोग गुड एक्स गुड वाई सीखते थे, लेकिन अब तुम लोगों का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ऊपर लिख दिया कैपिटल गुड्स और नीचे लिख देता हूँ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। वरना आप गुड एक्स गुड वाई एग्रीकल्चरल गुड्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। ये हो गया आपका एक पीपीसी ए और बी, सही लिखा है मैंने। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। सही है भाई। ये पॉइंट्स कौन से हैं जो कर्व पर हैं, इनको क्या कहते हैं, नाम नाम। जो पॉइंट कर्व पर है और जो इनसाइड है वो, और जो आउटसाइड है वो अनअटेनेबल। सही लिखा है भाई, ये पहली डायग्राम है भाई। सर दूसरा पैराग्राफ हमने बनाया था पोटेंशियल के शिफ्ट होने वाले का ना, दूसरा पैराग्राफ हमने पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का बताया था। तो उसकी क्या लेबलिंग होगी, तो देखो सबसे पहले वापस दो एक्सेस बना दो और लेबलिंग कर दो सबसे पहले। तो इस बार मैं थोड़ी सी लेबलिंग अलग कर रहा हूँ ताकि दो अलग अलग लेबलिंग याद रह जाए। तो ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने ऊपर लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी और नीचे मैंने जो है वो लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी। ऊपर मैंने लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, नीचे मैंने लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी। सही लिखा है। अच्छा ये मैंने एक पीपीसी बना दिया और ये पीपीसी हो गया ए और बी। सही लिखा है, ये आपका पीपीसी हो गया ए और बी। अब बताओ आपके पीपीसी ने किधर शिफ्ट मारा, राइट वर्ड शिफ्ट मारा। आपकी कंट्री के पीपीसी ने किधर शिफ्ट मारा दोस्त, राइट वर्ड शिफ्ट मारा। किससे, ए बी से सी डी के ऊपर शिफ्ट मारा। सही लिखा है। तो ये कौन सी ग्रोथ है, एक्चुअल या पोटेंशियल, ये कौन सी ग्रोथ है भाई, ये है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। सही लिखा है भाई। चलो अब मुझे डायग्राम बनानी तीसरी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की। बना रहे हो या हटाओ, पहली नॉर्मल पीपीसी की है, दूसरी पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की है, तीसरी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की बनाऊंगा, लिख लो कोई मसला नहीं है। ये डायग्राम जिसको डायग्राम हमारे लिखा है उसके बाद डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक साथ ही बना सकते हैं, मतलब आप बना दे मर्जी कोई। ये बिल्कुल देखने वाले आज से भाई आप बाद में बना लो, आप डायग्राम पहले बना के फिर पैराग्राफ लिख लो, दोनों में मसला नहीं है। मैं इसलिए बाद में बनाता हूँ, मुझे तो याद है ना भाई कि डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी क्या है, इसलिए मैं बाद में बना देता हूँ। तुम पहले बना लो डायग्राम फिर लेता। हाँ पहले बना लो आप, कोई मसला नहीं है। पहले आप डायग्राम बनाओ फिर आप पैराग्राफ शुरू करो। जैसे पहले आपने ये डायग्राम बना ली पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ की, फिर उसके नीचे ये पैराग्राफ लिखा, लेकिन इसमें एक मसला है ना, टाइम बहुत जाया होता है। पहले डायग्राम बनाओ फिर पैराग्राफ बदली, फिर डायग्राम फिर पैराग्राफ बदली, पूरा इकोनॉमिक्स तू रट्टा मार लेगा ना एक महीने। क्लास में तू आता नहीं है, तू पूरा सिलेबस रट्टा मार, हालत देख, शक्ल देखिए अपनी। तीसरी डायग्राम जो मैं बनाऊंगा वो मैं एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की बनाऊंगा, तो ये बहुत इजी है। इधर देखो जरा, ऊपर लिख रहा हूं मैं अगेन गुड वाई की क्वांटिटी, नीचे मैं लिख रहा हूँ गुड एक्स की क्वांटिटी, ठीक है। और ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था, ये एक पीपीसी का कर्व हो गया। इस कर्व के शेप को क्या कहते थे, कॉनकेव, याद है आपको, कल करवाया था क्लास में ऊपर। इस कर्व को कहते हैं कॉनकेव, सही है। फिर ये पॉइंट हो गए ए बी सी और डी। निहाल ये पोटेंशियल है एक्चुअल, पोटेंशियल, और ये वाला एक्चुअल। तो भाई अगर एक बच्चे ने ये कर दिया तो कोई मार्क नहीं मिलेगा भाई। जब आप इसको ये एरो आगे की तरफ जाता हुआ दिखाओगे ना, तो आपको इस डायग्राम का मार्क मिलेगा। क्यों, क्योंकि इससे मूवमेंट रिप्रेजेंट हो रही है ना, और पीछे वाले में शिफ्ट रिप्रेजेंट हो रहा था, सही है। तो ये आपकी तीन डायग्राम्स हो गई और इसके ऊपर डायग्राम 1 2 3 लिख लेना। अब मैं कंक्लूजन आपको लिखवा रहा हूँ। कंक्लूजन मैंने आपको बताई थी, कंक्लूजन क्या है कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा शॉर्ट रन में आएगी और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा लॉन्ग रन के अंदर आएगी। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये सवाल आ सकता है, पीपीसी के चैप्टर के अंदर ये सवाल आ सकता है, ठीक है भाई। तो मैं इधर लिखता हूँ, तो कंक्लूड इन माय ओपिनियन potential economic growth, to conclude in my opinion potential economic growth will always have its effect in the long run, will always have
its effect in the long run. ठीक है, effect in the long run will always have its effect in the long run, and actual economic growth and actual economic growth will always have its effect will always have its effect in the short run. एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट हमेशा लॉन्ग रन में होगा, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का इफेक्ट हमेशा शॉर्ट रन के अंदर होगा. सही है. सो दिस आंसर इज कंप्लीट फॉर एवरीवन. जिसको क्लियर है प्लीज मुझे एक थम्स अप करके आप जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. लव.